तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 447 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमीज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जिहान होता है वो तेजिन के सामने बैठा हुआ होता है। तेजिन जिहान को कहता है, हम तुझे 1 महीने के 5 मिलियन वॉन देंगे। जिहान कहता है, क्या तुम अपने कर्मचारियों को इतना ज्यादा पैसा देते हो? लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का। तेजिन अपने कपड़े बदलते बदलते कहता है, तुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तुझे बस ताकतवर होना जरूरी है। और तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो बाकी के बंदे हैं उन सब के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जिहान कहता है, अच्छा तो बताओ मुझे यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? तेजिन कहता है, हम तुझे कोई भी ट्रेनिंग नहीं देंगे, तू काम करते करते खुद सीख जाएगा। हम एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी है, हम लोगों को रेगुलर सर्विस देते हैं और साथ ही साथ में वीआईपी सर्विस देते हैं। जिहान कहता है, क्या रेगुलर और वीआईपी, इसका मतलब क्या हुआ? तेजिन कहता है, जो रेगुलर सर्विस होती है वो रेगुलर पेशेंट्स के लिए होती है और जो वीआईपी सर्विस होती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा आता है और तेजिन को कहता है, सर हमें कॉल आई है। लेकिन जिहान अब भी बोल रहा होता है, आखिर रेगुलर और वीआईपी सर्विस से तुम्हारा क्या मतलब है? तेजिन कहता है, तुझे वीआईपी पेशेंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अगर तू अपना काम अच्छे से करता है तो मैं तुझे वीआईपी पेशेंट्स को भी संभालने की जिम्मेदारी दूंगा। जिहान कहता है, क्या जो अभी काम आया है वो वीआईपी सर्विस का है? तेजिन कहता है, नहीं, ये एक रेगुलर काम है। ईशु चल तू भी तैयार हो जा। ईशु अभी तेजिन को तैयार कर रहा होता है और कहता है, हाँ मैं बस होता हूँ तैयार। जिहान को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या काम करना है, इसलिए जिहान कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ बताओ तो। तेजिन जिहान को उसकी ड्रेस देता है और कहता है, मैंने तुझे बताया ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुझे कुछ आता है या फिर नहीं, ये ले अपने कपड़े, अब वक्त है यहाँ से चलने का। और जिहान बस अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? इसके अगले सीन में जो जिहान होता है डैनियल को कॉल करके कहता है, ओए डैनियल, ये मैं बोल रहा हूँ। डैनियल कहता है, तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? जिहान कहता है, मुझे जॉब मिल चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और इस वक्त मैं बाहर काम करने के लिए आया हूँ। डैनियल कहता है, क्या तुमने अभी से काम स्टार्ट कर दिया? लेकिन तुम्हें तो ट्रेनिंग भी नहीं मिली है अभी। जिहान कहता है, सही कहा, इसी बात से तो मेरा भी दिमाग घूम रहा है। डैनियल कहता है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जिहान कहता है, हाँ, इन लोगों के पास रेगुलर और वीआईपी सर्विस रहती है। डैनियल कहता है, क्या रेगुलर और वीआईपी, इसका क्या मतलब हुआ? जिहान कहता है, मुझे लगता है जो रेगुलर सर्विस होती है वो रेगुलर पेशेंट्स के लिए होती है। डैनियल कहता है, तो फिर वीआईपी सर्विस में क्या होता है? जिहान कहता है, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है जो वीआईपी सर्विस है उसका फर्स्ट एफिलिएट के काले रात से कुछ न कुछ तो लेना देना जरूर होगा। डैनियल कहता है, अच्छा वीआईपी सर्विस, ठीक है, हम अपनी तरफ से भी इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। जिहान कहता है, डैनियल, ये काम आसान नहीं होने वाला, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सब कुछ यहाँ पे अपने कंट्रोल में रखता है। डैनियल कहता है, लेकिन ट्राई करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। जिहान कहता है, वेल इस समय मैं बाहर आ रखा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और कॉल कट करके जैसे ही जिहान अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाता है तो वो देखता है इन लोगों की एम्बुलेंस यहाँ पे एक बंदे को लेने के लिए आ रखी होती है जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। लेकिन ये जो पेशेंट होता है ये पड़े पड़े तड़प रहा होता है, बट जिहान के साथ के बंदे इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे होते। जिहान ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये साफ साफ एक इमरजेंसी है, इस बंदे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, आखिर इसको कोई ले जा क्यों नहीं रहा है? अभी जिहान के साथ के बंदे पेशेंट को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे सिचुएशन क्या है? वो सर, इसे मिर्गी का दौरा आया है। अभी यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन जिहान के साथ के बंदे ऐसे खड़े होते हैं जैसे पार्क में घूम रहे होंगे। तभी इस पेशेंट की माँ कहती है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम एक एम्बुलेंस हो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 5 मिलियन वॉन दूं ताकि तुम मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके जा सको। अगर तुम जल्दी से मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो वो यहाँ पे मर जाएगा, जल्दी करो। लेकिन ईशु मजे में सिगरेट पीते पीते कहता है, देखो आंटी, ये एक कॉमर्शियल एम्बुलेंस कंपनी है, ये बिजनेस पूरी तरह से प्राइवेट है और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हम यहाँ पे अपने फ्री टाइम में आए हैं। हम चाहते तो यहाँ पे ना आते, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आए हैं, इसलिए हमें बदले में कुछ तो चाहिए होगा जिससे हमारा भी फायदा हो। तुमने हमें कॉल करके बुलाया क्योंकि जो आसपास के हॉस्पिटल है उनके पास एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है ना? और साथ ही साथ में तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को एम्बुलेंस में हम हॉस्पिटल लेके जाएं और एम्बुलेंस के सायरन की वजह से वो काफी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाएगा।
देखो आंटी, फैसला तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम 5 मिलियन वॉन के लिए अपने बच्चे को यहाँ पे मरने दोगी? अभी तुम अपनी आंखों से देख सकती हो तुम्हारे बेटे की हालत कितनी ज्यादा खराब है। अगर तुम्हारा बेटा भी यहाँ पे मर भी जाता है तो इसके जिम्मेदार हम बिल्कुल भी नहीं होंगे। पेशेंट की मदर कहती है, एक मिर्गी के दौरे के लिए 5 मिलियन वॉन काफी ज्यादा पैसे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ईशु कहता है, हाँ तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे बेटे की सांसें हल्के हल्के कम हो रही हैं। अगर तुम्हें 5 मिलियन वॉन बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिस्काउंट लगा लेता हूँ, लेकिन पहले ही बता दूं मैं इससे कम पैसे बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, तुम बस 4 मिलियन वॉन दे दो, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। और ये सब कुछ देख के जो जिहान होता है बहुत ही हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या वो एक पेशेंट के ऊपर सौदेबाजी कर रहा है यहाँ पे? तभी जिहान की टीम का एक बंदा जिहान को आवाज मारता है और कहता है, ओए नए लड़के, जिहान को एक, हाँ तू, मैं तुझे बुला रहा हूँ। क्या तू बस वहाँ पे खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा? हमारे पास यहाँ पे करने के लिए काम है। जिहान भागता हुआ आता है और कहता है, माफ करना, मेरा आज पहला दिन है। जिहान का साथ का बंदा भी जिहान को एक आदमी पकड़ाता है और कहता है, मेरी बात सुन, ये इंसान पूरी तरह से नशे में है और इसको चोट भी लगी है, इसलिए तुझे इस इंसान को एम्बुलेंस के अंदर चढ़ने में मदद करनी होगी। और ये जो पियक्कड़ इंसान होता है अभी नशे में झूम रहा होता है और कहता है, जवानी एक आफत है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जिहान अभी इस बंदे को संभाल रहा होता है और कहता है, ठीक है, मैं इसको एम्बुलेंस के अंदर ले जाता हूँ। सर प्लीज हिलिए मत आप। लेकिन ये नशेड़ी हल्की सी जिहान को टक्कर मारता है और कहता है, नहीं, मैं हिलता रहता हूँ, मैं इसी तरह का इंसान हूँ। और ये नशेड़ी अभी एक जगह पे बैठ जाता है। जिहान कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसको शांत करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। जिहान के साथ का एक बंदा कहता है, चिंता मत करो, एक रास्ता है मेरे पास, और वो ये है कि इस साले की मार के हालत खराब कर दो। और जिहान के साथ का बंदा नशेड़ी के पेट में मुक्का मार के उसको बेहोश कर देता है। ये देख के जिहान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने साथ के बंदे का कॉलर पकड़ के कहता है, आखिर ये सब क्या था? तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरा बंदा कहता है, वो बच्चे शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन जिहान चिल्ला के बोल रहा होता है, आखिर तुम उसे इस तरह से कैसे मार सकते हो? हम एम्बुलेंस में काम करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा बंदा जिहान का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और कहता है, देख नए लड़के, मैं कोई लोगों की जानवान नहीं बचाता, मैं तेरी ही तरह एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। क्या तुझे लगता है मुझे इस नशेड़ी का यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए था? क्या तुझे लगता है मैं कोई डॉक्टर हूँ? हमारा बस यहाँ पे इतना सा काम होता है, ये जो पेशेंट है इनकी फैमिली से हमें पैसे कलेक्ट करने होते हैं और कुछ भी नहीं। इनसे पैसे लेने के बाद हमें बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होता है। और खासकर इस जैसे जो नशेड़ी होते हैं उनको तुम मार सकते हो। वैसे भी जब तक तुम इन जैसे नशेड़ियों की अच्छी तरह से खातिरदारी नहीं करते हो तो ये शांत नहीं होते। देख जरा उसे, अब वो कितना शांत हो गया है। अब वो यहाँ पे कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर रहा है, सब खुश है। और ऊपर से इसने स्ट्रेचर के ऊपर उल्टी कर दी है, इसके हम अलग से चार्ज ले सकते हैं। जो पेशेंट लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल किसी भी हाल में जाना होता है, इसलिए जो भी शर्तें हम उनके घर वालों के साथ रखते हैं उनको वो माननी ही पड़ती है। वैसे इन लोगों के जो फैमिली वाले हैं वो चाहे तो हमारे ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस के अंदर कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, इसलिए किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा कि हमने इनके साथ क्या करा है या फिर इनको मारा है। वहीं दूसरी तरफ जो जेस होता है अपनी रिसर्च कर रहा होता है और कहता है, ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनियां होती हैं ये काफी सारे बुरे काम करती हैं जो हर साल होते हैं। वैसे भी ऐसा तो होना ही है जब तुम किसी ऐसे इंसान से काम करवाओ जो लोगों की जान नहीं बचाना चाहता है। जब ये एम्बुलेंस वाले किसी पेशेंट को लेने जाते हैं तो इनके साथ एक पैरामेडिक टीम भी होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ वो कोई भी नहीं होते। वो लोग किसी भी अहरे गहरे इंसान को ये काम करने के लिए हायर कर लेते हैं, जिस वजह से कई लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। ऐसी कंपनीज के खिलाफ कई सारी कंप्लेंट सामने आई हैं, जिसमें ये लोग पेशेंट के साथ सेक्सुअली एब्यूज करते हैं या फिर उसको मारते पीटते हैं या फिर उसकी कुछ चीज चोरी कर लेते हैं। इनके काले कारनामों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। और अपना जो वास्को होता है ये सारी बातें सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वास्को यहाँ से जाने लगता है और कहता है, वो सारे के सारे लोग बुरे लोग हैं, मैं उनको सबक सिखाने जा रहा हूँ। जेस कहता है, प्लीज कोई वास्को को रोको। तभी जो जे होता है वास्को के सर पे उल्टा हेलमेट पहना देता है, जिस वजह से वास्को को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। वास्को कहता है, जे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को कॉल करो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कुछ। इसके बाद डैनियल जेस को कहता है, इसके कितने चांस हैं? ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी है यही फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट है। जेस कहता है, ये प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनियां इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाती हैं। डैनियल कहता है, तो क्या ये जो कंपनी है बस लोगों को झांसा देने के लिए है? क्या फर्स्ट एफिलिएट का डार्क बिजनेस कुछ और है? अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए? जेस कहता है, मुझे लगता है उनकी जो वीआईपी सर्विस है हमें वो पता लगाना चाहिए कि उसमें क्या होता है। मुझे लगता है वहाँ से हमें जरूर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। देखो, जो रेगुलर पेशेंट होते हैं वो तो बस नॉर्मल रेगुलर पेशेंट होते हैं, लेकिन अब तक मुझे ये समझ नहीं आया है
कि उनके वीआईपी सर्विस का क्या मतलब है। अभी सबसे पहले तो जिहान क्वैक को किसी वीआईपी सर्विस का हिस्सा बनना होगा, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, 1 मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का समय हो चुका होता है और सारे के सारे एम्बुलेंस के कर्मचारी काम करके वापस आ रहे होते हैं। ये सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे लड़कों, आज तुम सब ने काफी ज्यादा अच्छा काम करा। सच में तुम सच बोल रहे हो, मैं काफी थक चुका हूँ। आखिर तुम पेशेंट की फैमिली के साथ सौदेबाजी करने में इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो? वो दरअसल मैंने ये टीम लीडर से सीखा था। इसके बाद ईशु जिहान को कहता है, ओए नए लड़के, तूने अपने पहले दिन काफी अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया। जिहान कहता है, कोई नहीं, मेरे दिल से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईशु कहता है, आखिर तुम एक काउबॉय की तरह बात क्यों कर रहे हो? जिहान कहता है, टीम लीडर, मेरा एक सवाल है। ईशु डेस्कटॉप में कुछ करते करते कहता है, अच्छा क्या सवाल है, पूछो। जिहान कहता है, आखिर मैं वीआईपी पेशेंट को हैंडल करने के लिए क्वालिफाई कैसे होऊंगा? वो दरअसल मुझे यहाँ के बाकी लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। वो बोल रहे थे कि जो वीआईपी सर्विस के पेशेंट होते हैं वहाँ पे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ईशु कहता है, नए लड़के, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट चियोन डिसाइड करते हैं कि वीआईपी सर्विस में कौन जाएगा, कौन वहाँ पे काम करेगा। लेकिन इतने में ही जहाँ पे सारे के सारे कर्मचारी होते हैं, तभी यहाँ पे एक पेशेंट घुस आता है जिसके पूरे चेहरे में पट्टियां बंधी होती है। ये कहता है, तुम सालो हरामजादो, तुम सारे के सारे जानवर हो। आखिर मेरी मदर के साथ बुरा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरामजादो, तुमने गलत परिवार से पंगा ले लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक मरते हुए पेशेंट के ऊपर तुम सौदेबाजी करते हो, मुझे मेरा पैसा वापस करो। यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं इसको देख के बोल रहे होते हैं, ये कहाँ से आ गया दिमाग खराब करने के लिए, आखिर ये यहाँ पे आया कैसे? ईशु दूर से कहता है, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? ईशु के साथ के बंदे कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस एक बदतमीज कस्टमर है, इन जैसे लोगों से हमारा सामना रोज होता है। ओए नए लड़के, तू बस पीछे खड़ा होके देख, अब हम इसके साथ क्या करते हैं। हम इस हरामजादे को अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन इतने में ही जो पट्टी वाला बंदा होता है अपने एक मुक्के से यहाँ पे 2 बंदों को हवा में उड़ा देता है और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको कुत्तों की तरह मार रहा होता है। किसी को जमीन में पटकता है तो किसी को दीवार में। और ईशु ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये हमारे लड़कों को बहुत ही आसानी से मार रहा है। पट्टी वाला बंदा सबको निपटाने के बाद ईशु के सामने आता है और कहता है, तो तू ही यहाँ का इंचार्ज है ना? इतने में ही इस पट्टी वाले बंदे के पीछे से जिहान आता है और कहता है, नहीं, मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज, मुझसे बात कर। ईशु हैरान होकर कहता है, नए लड़के, आखिर तू ये क्या कर रहा है? जिहान कहता है, चिंता मत करो, इसको मैं देखता हूँ, वैसे भी मैं भी तुम लोगों के साथ ही हूँ। और जिहान इस पट्टी वाले बंदे के मुंह पे एक हैंड ब्लेड मार के इसको जमीन में चिपका देता है और जमीन में गिरने की वजह से इस बंदे के चेहरे से पट्टी हटती है और ये बंदा भी स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ीबियोम होता है, जिहान का भाई। जिहान भी अपने मन में कहता है, ज़ीबियोम, मुझे इसके लिए माफ कर देना। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब डैनियल ज़ीबियोम को वहाँ पे भेजने का प्लान कर रहा था। ज़ीबियोम डैनियल लोगों के अड्डे में होता है और डैनियल को बोल रहा होता है, तो मुझे बस उस प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी में जाना है और ऐसा दिखाना है जैसे कि मैं एक बहुत ही गुस्सैल कस्टमर हूँ, है ना? डैनियल ज़ीबियोम को कुछ पट्टियां और कपड़े देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे हम खुद वहाँ पे जाना चाहते थे लेकिन उन लोगों को पहले से पता है कि हम कैसे दिखते हैं। हम चाहते हैं जिहान वहाँ पे उन सब लोगों का भरोसा जीत सके, इसलिए तुम्हें वहाँ पे एक गुस्सैल कस्टमर बन के आना होगा ताकि जिहान तुम्हें ठिकाने लगा सके। इसलिए प्लीज जिहान से चुपचाप से वहाँ पे पिट जाना। ज़ीबियोम कहता है, हा, अरे वो मेरा छोटा भाई है, मुझे पूरा यकीन है वो मुझे ज्यादा जोर से नहीं मारेगा। डैनियल कहता है, अगर एक बार तुमने अपना काम वहाँ पे अच्छे से कर लिया तो जिहान उन लोगों का भरोसा जीत लेगा और सिर्फ टीम लीडर का भरोसा ही नहीं, साथ साथ में वो उनके प्रेसिडेंट का भी भरोसा जीत लेगा। और होता भी ऐसा ही है, जिहान ने ईशु का भरोसा जीत लिया होता है। तभी जिहान के पीछे से तेजिन आता है और कहता है, जो तूने करा वो इतना भी बुरा नहीं था, तेरा नाम जिहान क्वैक है ना? वैसे जब तू चंगचोंग में था तो वहाँ पे तू क्या काम किया करता था? जिहान कहता है, वो मैं वहाँ पे एक किसान था। तेजिन कहता है, अच्छा, और तूने ये फैसला क्यों करा कि तुझे यहाँ पे काम करना है? जिहान कहता है, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। इतने में ही तेजिन जिहान का गला पकड़ के उसको दीवार में चिपका देता है। तेजिन कहता है, क्या बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है? हम यहाँ पे ये काम नहीं करते, क्या तुझे नहीं पता? हम यहाँ पे लोगों की जान बचाते हैं। जिहान कहता है, मैं तो बस बहुत जल्दी काफी सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी तेजिन जिहान की जेब से उसका मोबाइल निकालता है और कहता है, तो ठीक है, तुझे मैंने काम में रख लिया, ला मुझे अपना मोबाइल फोन दे। जिहान कहता है, लेकिन तुम्हें मेरा मोबाइल क्यों चाहिए? इतने में ही तेजिन जिहान का मुंह पकड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अगली बार जब हम किसी वीआईपी पेशेंट के पास जाएंगे तो तू भी हमारे साथ चलेगा। और ये बात सुन के जिहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तेजिन को कहता है, सच में मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे हमें किस तरीके का काम करना होगा। तेजिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है,
तो मैं तुझे बताता हूँ जो वीआईपी पेशेंट होते हैं। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बीच शहर का सीन, जहाँ पे एक बंदा काम करके अपने घर आ रहा होता है और अपनी वाइफ को कहता है मैं घर आ गया। इस बंदे की वाइफ इसका कोट निकालते हुए कहती है तुम्हारा स्वागत है हनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारे लिए इतना काम करते हो। ये बंदा कहता है अरे नहीं, ये तो नॉर्मल है, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया घर का ख्याल रखने के लिए। वाइफ कहती है सच में हॉस्पिटल का डायरेक्टर होना एक मुश्किल काम होता होगा, है ना? बंदा कहता है हाँ, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं, हमारे बच्चे भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को मेरे ऊपर गर्व महसूस हो। वाइफ कहती है मुझे इस बात की चिंता है, तुम काफी ज्यादा काम करते हो। हस्बैंड कहता है वो आज तो तुमने काफी सारा खाना बनाया है। वाइफ कहती है लेकिन सच में मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो। बंदा अपना खाना खाते खाते कहता है अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाइफ एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहती है नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। हस्बैंड कहता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इतने में ही इनके घर में फर्स्ट एफिलिएट के बंदे घुस आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या डॉक्टर किम यहीं पे हैं? हस्बैंड कहता है आखिर तुम लोग कौन हो, यहाँ पे कैसे आए? लेकिन तभी फर्स्ट एफिलिएट के लोग इस बंदे को पकड़ लेते हैं और ये बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर के अंदर आके ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो फर्स्ट एफिलिएट के बंदे होते हैं वो कहते हैं सेक्शन 24 ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि दो लोगों की रजामंदी से हम किसी इंसान की हेल्थ की सेफ्टी के लिए उसकी मेंटल इलनेस का ख्याल रख सकते हैं। और अगर जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ का इशू है तो हम तुम्हें जबरदस्ती भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। और ये लोग अभी इस बंदे को यहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं और ये बेचारा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है ये बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आखिर मैं मेंटली इल कैसे हो सकता हूँ? हनी यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन इस आदमी की जो हरामखोर वाइफ होती है एक स्माइल के साथ कहती है माय गुडनेस, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये आदमी कहता है नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम सबको ये अधिकार किसने दिया कि तुम सब मुझे यहाँ से इस तरह से लेके जाओ? मुझे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है। और भाई लोग आप समझ ही चुके होंगे जो इस बंदे की बीवी है उसने जबरदस्ती इसको पागल बना के फर्स्ट एफिलिएट में भेज दिया है ताकि वो इसकी प्रॉपर्टी में कब्जा कर सके, या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेजिन को जो अभी जिहान को समझा रहा होता है। तेजिन कहता है सबसे पहले वर्कर्स के पास रिक्वेस्ट आती है, हमें पैसे के बदले में किसी को पकड़ना पड़ता है, ऐसा करने के लिए हम आर्टिकल 24 का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम किसी भी बंदे को यहाँ पे पकड़ के ला सकते हैं। ज्यादातर जो इस तरह की रिक्वेस्ट होती हैं वो हमें काफी ज्यादा अमीर खानदानों से आती हैं, क्योंकि अगर एक बार उनके घर का मालिक हॉस्पिटल चला जाता है तो सारे के सारे पैसे उन लोगों के नाम पे हो जाते हैं। ये कोई हमारा डार्क सीक्रेट नहीं है, ये पूरी तरह से लीगल काम है, इसी वजह से हम इसे खुलेआम कर सकते हैं, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और वहीं जिस बंदे को भी पकड़ के यहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट में लाया गया होता है वो बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है प्लीज मेरे वकील को कॉल करो। लेकिन ये लोग इसके पेट में मुक्का मार के इसको चुप करा देते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल जरूर, हम करते हैं तेरे वकील को कॉल। और ये लोग अभी इसको गंजा करने लगते हैं, लेकिन फिर भी आदमी बोल रहा होता है कम से कम मुझे एक फोन कॉल तो करने दो प्लीज। लेकिन ये बंदे इसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं अबे हिल मत, तभी तो हम तेरे अच्छे से बाल काटेंगे। ये बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतने में ही वर्कर के लोग इस बंदे के मुंह पे काफी सारी दवाइयाँ ठूस देते हैं और कहते हैं अबे जाना, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से इन दवाइयों को खा, चाहे तो कोई करोड़पति हो या फिर कोई पॉलिटिशियन, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर तू यहाँ पे आ गया यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। और जिहान ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद जिहान को तेजिन कहता है ये एक ऐसा जेल है जहाँ से कभी कोई भाग नहीं सकता, इंसान को यहाँ पे हमेशा रहना पड़ता है। जिहान अपने मन में सोच रहा होता है तो ये है फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट। इसके बाद जिहान डैनियल को कॉल मिला के कहता है अगर तुम यहाँ पे आके बात करोगे किसी से तो उसका कोई फायदा नहीं है, इस जगह पे तुम जबरदस्ती भी नहीं घुस सकते। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जितने भी लोगों को लाया गया है वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बस वक्त के साथ यहाँ पे धीरे धीरे मर जाएंगे। मुझे फाइनली इन लोगों के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। डैनियल पार्क, इस जगह का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और डैनियल जिहान की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यार सच में फर्स्ट एफिलिएट इतनी सफाई से काम करती है कि इनका कुछ भी बिगाड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।